हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए नई तरंग नई उमंग लेकर आए। आप अपनी आज से एक बुरी आदत छोड़ें। बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ निश्चय करें और अच्छी आदत अपनाएं। एक विद्यार्थी के लिए अच्छी आदत क्या हो सकती है? पढ़ाई को निरंतर करें हर रोज़। अब तुम्हारे एग्ज़ाम का जो है 1.5 महीना ही बाकी है। फरवरी में तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है वो अब भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो वो 10वीं कक्षा को पास कर जाएगा और 11वीं में एडमिशन ले सकेगा। लेकिन अगर अब भी बच्चे सीरियस नहीं हुए तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज से आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कमर कस लीजिए, कापी पेन हाथ में लेकर बैठ जाइए और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज से आपकी 15 दिन की छुट्टियां भी हो गई होंगी, इसलिए अपना फटाफट सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से लिख कर पढ़ कर अभ्यास करके आप तैयारी करिए। और आपको दोबारा से नव वर्ष की शुभकामनाएं। चलिए आज हम अपना जो है अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा है 2017 का ही है, लेकिन इस पर कोई कोड वगैरह नहीं है क्योंकि ये जो होता है ये विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है, दिव्यांग के लिए होता है। इसलिए इसमें से क्वेश्चन तो अपने एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको सोल्व किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भौतिक विज्ञान का है, ये देखिए इसमें अलग से उन्होंने सेक्शन नहीं बांटे हैं, सीधा क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया है। एसिटिक कमल पाया जाता है। ये हमारा रसायन विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है। एसिटिक अम्ल ये बहुत बार क्वेश्चन आया है तो आपको याद हो भी गया होगा। जैसे इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ये भी नहीं है। तो सिरका है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, सिरके में। अगला दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो पारा, सोडियम, ब्रोमीन, जल दे रखे हैं। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, धातु पूछी गई है। तो धातु होती पारा। पारा जो होती है कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है पारा। नियोन की परमाणु संख्या है, अब हमें पता होना चाहिए। नियोन हमने 9th में भी किए थे, 20 तक की तो किए ही थे तत्वों की परमाणु संख्या। तो देख लेते हैं इसका अगला। तो जो नियोन की परमाणु संख्या है वो है हमारी 10। दो तो हीलियम की होती है, 8 जो होती है ऑक्सीजन की होती है, 11 सोडियम की होती है। तो जो नियोन की है वो 10 परमाणु संख्या होती है। प्रोपेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखी है। अल्कोहल नहीं, अल्कोहल में नहीं होता। अल्कोहल में OH होता है। नॉन देखो, प्रोपेनॉन हमें प्रकार्यात्मक समूह देखने के लिए इसका अनुलग्न देखना पड़ेगा। नॉन के लिए देखो, अल्कोहल का तो ओल होता है, एल्डिहाइड का एल होता है, कीटोन का ही नॉन होता है। इसलिए इसके जो और हैलोजन में तो क्लोरो ब्रोमो ये आएंगे। तो ये जो प्रोपेनॉन का है वो कीटोन आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, कीटोन। तो इसका सी आंसर है। ये अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। हमें फोकस दूरी निकालनी है। पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला देखिए, आर होती है वक्रता त्रिज्या बराबर 2f। तो आर बराबर 2f हो जाएगा। तो आर हमारा दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो आर हमारा 20 सेंटीमीटर है। एफ जो है, अब हमें एफ निकालना है, तो इस फार्मूले से हम एफ का फार्मूला भी निकाल लेंगे। एफ इजिकल टू R/2 हो जाएगा। तो आर हमारा 20 दे रखा है और 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो है आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ही है, ए वाली ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। तो इसका ए ऑप्शन है राइट आंसर 10 सेंटीमीटर।
अब देखिए अपवर्तनांक का पूछा गया है, वायु का अपवर्तनांक पूछा गया है, ये आपकी सारणी दे रखी बुक में। तो इसमें देखिए जो 1.31 है ये बर्फ़ का होता है अपवर्तनांक, और 1.33 जो होता है वो पानी का होता है, और क्राउन कांच 1.5। तो देखो इसमें विरल माध्यम और सघन माध्यम, जो ज़्यादा सघन माध्यम होता है उसका ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, जो विरल होता है वो उसका सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ पर वायु जो है इसका 1.0003 इसका अपवर्तनांक है। इन सब में से वायु सबसे विरल है, इसलिए सबसे कम इसका है। वायु से अगला है जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ से फिर पानी है। देखो बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक जल से कम होता है। फिर ये कांच का दे रखा है, तो आपको ये चारों याद हो गए। तो हमारा जो वायु का अपवर्तनांक है ऑप्शन डी आएगा 1.0003। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस रोग से पीड़ित है, किस दोष से दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए ये स्टूडेंट है जिसको दूर बैठा है और उसको ब्लैक बोर्ड का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हम पढ़ चुके हैं 2016 में, हर एक उसमें पूछे गए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा निकट दृष्टि दोष वाले को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की साफ दिखाई देती हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में उल्टा होता है, इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। ज़रा दूरदृष्टिता में ये इसमें दोनों ही दोष आ जाते हैं, निकट का भी नहीं दिखाई देता और दूर का भी दिखाई नहीं देता। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हमारी आँख में जो लेंस होता है वो दृष्टिपटल रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, दृष्टिपटल। पुतली जो है क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। परितारिका क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कॉर्निया स्वचमंडल होता है जो ज़्यादातर प्रकाश जो प्रवेश कर रहा होता है उसके ज़्यादातर भाग प्रकाश के भाग को अपवर्तन कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दृष्टिपटल। अगला देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। अब ये देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है ओम। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। वाट शक्ति का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन है, वाट। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक कम हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता। तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है तभी तो लघुपतन होता है। तो ए आंसर है इसका। अगला देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आवेग, एक्सोन, सिनेप्स, द्रुमिका। तो आवेग तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सोन जो है तंत्रिका का कोशिका का भाग होता है, द्रुमिकाएं जो तंत्रिका कोशिका को ग्रहण करती हैं। तो ये इसका आंसर जो है सिनेप्स आएगा। राइट आंसर इज सिनेप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो डॉक्टर करते हैं, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो प्लास्टर चढ़ाता है हड्डियों को सीधा रखने के लिए, हड्डियाँ ताकि एक जगह रहें और हमारी हड्डियाँ जुड़ जाएं। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है खिलौने बनाने, खिलौने भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। सजावट का सामान और सतह को चिकना, घरों में भी जैसे पीओपी करवाते हैं सतह को चिकना बनाने के लिए, सजावट के लिए। तो ये हमारे पीओपी के उपयोग हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। पेंट करके हम लोहे को जंग से बचाने के, पेंट करके हमें क्या होता है, लोहे को वायु और
नमी के संपर्क से बचाना होता है। वायु और नमी के संपर्क से बचाने के लिए हम उसको पेंट कर देंगे यशद लेपन द्वारा, यानी उस पर जिंक की परत चढ़वा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, तेल लगा देंगे, मिश्र धातु बनाकर कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं और डिटेल से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये इनके नियम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी जो हमारे घरों में हम फिटिंग करवाते हैं उनमें हम कॉपर या एल्यूमिनियम के ही तार क्यों इस्तेमाल करते हैं, लोहे के या किसी और चीज़ के क्यों नहीं करते। तो इसका कारण देखो दे रखा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे चालक होते हैं विद्युत के। कॉपर बहुत अच्छा चालक है, इसलिए इनका। और दूसरा कारण क्या है, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। जब प्रतिरोधकता कम होती है तो इनमें प्रतिरोधक कम होती है तो जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें पता है जब तार गर्म हो जाते हैं तो इसमें जो विद्युत से जो ऊष्मा बनती है वो उसका जो ह्रास होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए इन एल्यूमिनियम और कॉपर के तारों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, ओजोन का पूछा गया है। ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये देखो, पहले तो ओजोन होती क्या है। ओजोन जो है O3 के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये घातक, एक तरह से घातक विषय, लेकिन ये जो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर होती है और सूर्य से जो आती हैं हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, उनसे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये परत ना हो तो सारी किरणें जो हैं पृथ्वी पर आ जाएंगी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती हैं। मनुष्य में तो ये पराबैंगनी विकिरण जो है त्वचा कैंसर का कारण भी बनती हैं। ये देखिए बनती कैसी हैं। ये ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन हमें पता है किस प्रतिशत होती है। जब उस पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, विकिरण पड़ती हैं, सूर्य से आती हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 परमाणुओं में टूट जाता है, O+O, और फिर ये ऑक्सीजन से जुड़कर एक ऑक्सीजन अणु से जुड़कर क्या बना देता है, O3 बना देता है, और O3 ही ओजोन होता है। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। तो इसका ये हमारा आंसर है। पादपों में जल का वहन कैसे होता है। अब ये देखिए, पादपों में, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, देखिए ये आया हुआ है। अब हमें पता है कि पादप में जो जल को मिट्टी से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने वाला जो ऊतक है वो जाइलम ऊतक होता है। और इस ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं, यानी उन सब में वाहिनिकाएं होती हैं, उन सब की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में मिलकर एक जाल बना देते हैं। जल सैमन वाहिकाओं का एक सतत जाल, मतलब लगातार उसमें कहीं भी गैप नहीं होता, तो वो सतत जाल होता है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है, यानी सभी भागों से जुड़ा होता है। जोड़ों की कोशिकाएं जो हैं मृदा के संपर्क में रहती, में पता है कि जो जड़ें होती हैं मिट्टी में होती हैं, तो वो मिट्टी से क्या होते हैं, सक्रिय रूप से जो आयन प्राप्त करती रहती हैं। और आयन आने के कारण क्या होगा, जड़ और मृदा के बीच में एक आयन सांद्रण में एक अंतर आ जाता है, यानी कि मृदा से आयन जब जड़ में आ जाते हैं तो जड़ में जो है आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और अब उस आयन सांद्रण में अंतर आ जाता है, और आयन सांद्रण में मतलब जड़ में तो हमारे आयन ज़्यादा हो गए, लेकिन ऊपर जो है आयन कम है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या होता है, मिट्टी से पानी जड़ में प्रवेश कर जाता है, और इस तरह जल जो है जड़ से पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। इस तरह से जो है पौधे में जल का वहन जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलियां गर्भधारण को किस प्रकार रोकती हैं।
इन गोलियों के मादा शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव बताने हैं। देखिए, गोलियां जो हैं हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं। जो अंड का निषेचन होता है वो हार्मोन के कारण होता है। एस्ट्रोजन होते हैं हमारे शरीर में और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। लेकिन जब गोलियां खाई जाती हैं, जैसे कि सहेली है, मालाडी है, गोलियां जब खाते हैं महिला, तो उसमें अंडा तो होता ही है, अंडाशय के अंदर उसका मोचन नहीं पाता, वो बाहर नहीं निकल पाता, रिलीज नहीं हो पाता। और जब अंडा ही नहीं निकलेगा तो निषेचन भी नहीं होगा और गर्भधारण भी रुक जाता है। फिर अगर ये गोली खाई जाती है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विपरीत प्रभाव पड़ता है उनके शरीर पर, यानी कि उल्टी भी आ सकती है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, मासिक धर्म में अनियमितता भी हो जाती है। तो ये सब उनके शरीर पर असर पड़ते हैं। ये जो है समझात अंगों का उदाहरण ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, ये देखिए आगे समझा रखा है इसको। मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग किए थे भाई। तो जब उसने प्रयोग किए थे तो उस प्रयोगों से उसको पता चला था कि जब मटर पौधे के दो विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत यानी कि एक लंबा एक बौना है, तो दोनों विपरीत लक्षण हैं। जब उन्होंने दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे का संकरण कराया था तो जो F1 संतति है उसमें एक ही लक्षण दिखाई दिया। और कौन सा लक्षण दिखाई दिया? ये पौधे लंबे थे, जो लंबाई वाला लक्षण है वो दिखाई दिया। इसलिए जो F1 संतति में जो लक्षण दिखाई दिया, मेंडल ने उसको प्रभावी लक्षण मान लिया। और जो दूसरा लक्षण था बोनेपन वाला, वो दिखाई नहीं दिया। तो जो दिखाई नहीं दिया इसका मतलब वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। फिर मेंडल ने क्या किया? F1 संतति का स्वपरागण करवा दिया। F1 संतति का जब स्वपरागण कराया तो F2 संतति में दोनों लक्षण आ गए। F1 में तो एक ही लक्षण था, अब ये कह रहे कि F2 में दोनों कहाँ से आ गए? तो इसमें 3:1 में आ गए थे। 3 तो हमारे लंबे पौधे हो गए थे और एक जो पौधा था वो बौना था। तो जब ये दोनों लक्षण आ गए तो यहाँ ये साबित हो गया था कि अप्रभावी लक्षण F1 में तो दिखाई नहीं दिए, दबा हुआ था उसका प्रभाव, लेकिन मौजूद तो था। मौजूदगी का ही सबूत है कि F2 में वो आ गया था और इसलिए वो F2 में संतति में दिखाई दिया। यानी F1 में वो मौजूद था, वो दिखाई नहीं दिया और F2 में दिखाई दिया। F2 में उसको मौका मिल गया दिखाई देने का, अपने आप को व्यक्त करने का। इसलिए जो बोनेपन का जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। अब ये देखिए इसमें दिखा रखा है, जनक ले लिए हमने, जैसे मेंडल ने बताया था। लंबा पौधा, बौना पौधा। लंबे पौधे को हम 2 डबल बड़े टी से दिखाएंगे और बौने पौधे को छोटे टी से दिखा देंगे। तो युग्मक जो बनेंगे, 2 युग्मक लंबे पौधे के दोनों ही बड़े टी हो जाएंगे, बौने पौधे के भी 2 युग्मक दोनों छोटे टी हो जाएंगे। फिर इसका ये युग्मक के बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है तो देखिए जो इसमें दिखा रखा है, चारों ही पौधे एक जैसे हो गए। चारों का ही जो जीनोटाइप है, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये बन गए हैं हमारे। और ये सभी लंबे पौधे हुए। यहाँ जो लक्षण है F1 संतति में, सिर्फ एक ही लक्षण हमें दिखाई दे रहा है, वो है लंबाई वाला। यानी लंबाई वाला क्या हो गया? प्रभावी लक्षण। यहाँ देखो छोटा टी तो है, बड़ा टी है, छोटा टी है। छोटा टी है तो, लेकिन ये अपने प्रभाव को यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसका प्रभाव दब गया है बड़े टी के आगे। तो ये लक्षण जो है अप्रभावी लक्षण हो गया, बौनापन। यहाँ दिखाई नहीं दिया F1 संतति में। फिर मेंडल ने क्या किया था? इसका स्वपरागण करवाया था। फिर देखिए जनक क्या लिए थे, जो F1 संतति में आए थे वही जनक ले लिए थे। लंबा पौधा, बड़ा टी छोटा टी, दोनों ही लंबे हैं, बड़ा टी छोटा टी। इसलिए जो युग्मक बने थे वो इसमें एक बड़ा टी और एक छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। फिर इनका निषेचन हुआ तो देखिए इसमें जो प्योर लंबा जो पौधा हुआ वो दोनों बड़े टी वाला हुआ। और ये दो जो हैं हेट्रोजाइगोट आ गए, हेट्रोजाइगस वाले, बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, 2 पौधे ऐसे हो गए। और एक जो जो बोना पौधा आया जिसमें दोनों टी आ गए, वो बोना पौधा हो गया। तो इनका अनुपात क्या आया? जो शुद्ध लंबा पौधा था वो था 1:1, और जो जिसमें बोनेपन का भी लक्षण था वो थे 2,
और जो प्योर जो बोना था वो ये एक आ गया। यानी कि दिखने में तो हमारे 3 लंबे होते हैं और एक बोना होता है, लेकिन अगर उसके जीन देखेंगे, जीन में जो प्योर लंबा होता है उसमें बोनेपन का लक्षण नहीं होता। और जो 2 आए हैं हमारे उसमें दोनों ही होते हैं, दिखाई सिर्फ लंबा वाला लंबाई का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन जीन दोनों ही होते हैं, बड़ा टी छोटा टी। और बड़े और बोलने वाले में सिर्फ दोनों छोटे टी होंगे, इसलिए ये हमें 3:1 में मिल गए। यानी 4 पौधे हुए, 4 पौधों में से 3 लंबे और एक बोना। इसमें प्रतिशत भी पूछ लेते हैं भाई, 75% तो लंबे हुए और 25% बोने पौधे हुए। F1 संस्कृति में 100% जो 100% है वो लंबे हुए थे। इस व्याख्या में क्या है, दोनों बड़े टी और एक बड़ा टी और एक छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि दोनों छोटे टी बोने पौधे हैं। बड़े टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि जब बोनेपन का जो लक्षण है उसके लिए छोटे टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए, तभी वो अपने प्रभाव को दिखा पाएगा। तो बड़े टी जैसे लक्षण वाले प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण छोटे टी की तरह व्यवहार करते हैं वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रभावी और अप्रभावी वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बड़े बांध वाला। अगला है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम जो धातु होती है वो हवा के संपर्क में होती है, वायु के संपर्क में होती है। जब वो वायु के संपर्क में होती है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और जब हमें मैग्नीशियम धातु का दहन करना होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत दहन करने में बाधा डालती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको दहन करने से पहले हमें रेग मार से अच्छे से रगड़ कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को की परत को हटाना है, ताकि हमारी जो मैग्नीशियम का रिबन हो आराम से आसानी से जल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अवक्षेपण भी रिपीट हुआ है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका उदाहरण दे रखा है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। ये देखिए, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, और फिर क्या बन गया, बैरियम सल्फेट, इनके अवक्षेप बन जाते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड है। ये हमारी अभिक्रिया हो गई। ये देखिए, निम्न पदों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये हमारे दो यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है इसमें, नहीं 4 नंबर का ही है। 25वां क्वेश्चन, संकलन अभिक्रिया और हाइड्रोजनीकरण दोनों एक सेम ही क्वेश्चन है और 2 उसमें पूछ लिए हैं एग्जामिनर ने। तो देखिए कैसे करेंगे इसका। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, निकल और पैलेडियम ये हमारे उत्प्रेरक होते हैं। इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें द्वि और त्रियाबंध होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जिस संतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कला बंध होता है। तो ये निकल और पैलेडियम हेल्प करते हैं इसकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ने में, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बन जाता है। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए हाइड्रोजनीकरण कह रहे हैं, और देखो जुड़ने का काम हो रहा है इसलिए इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन का मतलब हाइड्रोजनीकरण और संकलन अभिक्रिया का सेम आंसर है। औद्योगिक अनुप्रयोग पूछ लेते हैं, लेकिन हमने इसमें बस दे रखा है तो इसका वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति घी तेल कौन से होते हैं, सरसों, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, जितने भी हमें पौधों से तेल प्राप्त होते हैं वो वनस्पति तेल होते हैं। और वनस्पति घी कौन से हो गए, जैसे हमें गगन हो गया, लाडला हो गया, मधुसूदन, ये सारे घी जो होते हैं ये वनस्पति घी होते हैं। तो तेलों से ये घी बनाते हैं हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया द्वारा। और इसकी ये छोटी सी समझा भी रखी है। देखिए, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वनस्पति तेल, इसमें सी और सी के बीच में द्विआबंध दिखा रखा है, और ये साइड में आर जो दिखा रखे हैं ये लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यह निकल और पैलेडियम है, यह नीचे हाइड्रोजन दिखा रखा है।
हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। हाइड्रोजन ऐड होने से देखिए सी के बीच का द्विआबंध टूट गया है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है। ये हाइड्रोजन ऐड हो रही है इसलिए ही हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया कहा गया है। जैसे ही सी के बीच में एकल आबंध आ गया है तो इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और ये भी घी में बदल गया है, वनस्पति घी में। तो ये हमारी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया थी। ये हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखिए, इससे नीचे वाला क्वेश्चन हमारा है नहीं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती वाला क्वेश्चन नहीं है, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देख लेते हैं हम। ये देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका। किसी चालक पर आरोपित बल की अगर दिशा निकालनी हो कि भाई बल की दिशा क्या है, तो हम इस नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, हम अपने वाम माने बायां होता है, बाएं हाथ को इस तरह फैलाओ। देखो डायग्राम में दे रखा है, इस तरह से आप फैला लीजिए। तो ये फैलाने पर क्या होता है, हमारे तीनों ही एक दूसरे के लंब होते हैं। अंगूठा भी और दोनों उंगली है तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब तर्जनी उंगली कौन सी होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, हमारी तर्जनी उंगली होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और मध्यमा जो है, ये बीच वाली उंगली सबसे लंबी उंगली जो होती है मध्यमा होती है, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। और फिर देखो अंगूठा क्या दिखाएगा, अंगूठा जो है जो चालक पर बल लग रहा है उसकी दिशा को दिखाएगा। तो ये तीनों तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। आप इसको ऐसे डायग्राम इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारी तर्जनी उंगली दिखा रही है, विद्युत धारा को मध्यमा दिखा रही है, मध्यमा उंगली, और बल को जो है अंगूठा दिखा रहा है। तो ये इनका जो उपयोग है, इस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है चालक पर, उसका उपयोग विद्युत मोटर में, जनित्र में, ध्वनि विस्तार के यंत्र में, माइक्रोफोन, विद्युत मापक के यंत्र, बहुत सी युक्तियों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 12वां क्वेश्चन भी हमारे उसमें नहीं है। अब है 27वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 28वां देखते हैं। आउटू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आउटू ग्रंथि होती है हमारी थायराइड ग्रंथि बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आउटू ग्रंथि होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के क्या काम है, ये हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा है, उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके उपापचय में हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। जिससे अगर इनका उपापचय ठीक ढंग से होगा तो जो हमारी वृद्धि होती है वो भी, उसमें भी संतुलन बना रहेगा, ठीक ढंग से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है। आउटू ग्रंथि से संबंधित रोग का नाम लिखिए, तो गोइटर या घिंगा रोग हो जाता है। अगर फिर यह रोग किस प्रकार होता है, ये देखिए। अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, जो आउटू ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं कर पाती। और जब थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, जो उसका कार्य था वो उसका अधूरा रह जाता है, और हमारे अंदर हम गोइटर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गोइटर रोग हो गया है, घिंगा रोग हो गया है। इसका लक्षण होता है हमारी गर्दन पे फुलावट आ जाती है, फूली हुई गर्दन हो जाती है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है। अगला है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के 3 अंतर बताने हैं। ये देखिए, स्वपोषी पोषण सबसे पहला है। स्वपोषी पोषण में ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब हो गया अपने आप भोजन बनाने वाले, और विषमपोषी हो गया कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरे जीवों से, या तो स्वपोषी से प्राप्त करेंगे या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ये विषमपोषी पोषण हो गया, खुद नहीं बनाते, दूसरों से बनाया हुआ भोजन ही प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है, इस पोषण में स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, पानी, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पर निर्भर करते हैं। यानी ये सभी इनको मिलेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा और तभी वो भोजन बना पाएंगे। इस पोषण में विषमपोषी स्वपोषी जो होते हैं अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, स्वपोषी और अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तीसरा जो है, इस पोषण में उत्पादक होते हैं और आहार श्रृंखला का आधार बनाते हैं।
जो स्वपोषी होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो ये आधार बेस बना देते हैं आहार श्रृंखला का। इसमें जो विषमपोषी पोषण में उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, तो ये आहार श्रृंखला के ऊपर वाले स्तर पर मिलेंगे। और अगला जो पॉइंट है, इसमें एग्जाम्पल दे दिए हैं वो कौन कौन आते हैं। सभी हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु होते हैं जो स्वपोषी पोषण करते हैं। और इसमें सभी जानवर आ जाएंगे, कवक, अधिकांश जीवाणु, सभी जंतु आ जाते हैं, मनुष्य, ये सब आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर था। ये हमारा अब ये जो हमारा 29वां क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है। इसको 2 पार्ट में दिया गया है, एक तो स्वपोषी पोषण वाला और इसमें अंतर हो गया। अब हमारा मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन करेंगे, ये भी 3 मार्क्स का दिया गया है। ये देखिए, पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में देखो दिखा रखा है शुक्राशय, यहाँ नीचे वृषण दिखा रखा है। वृषण में वृषण कोश है। इस वृषण कोश के अंदर वृषण है। वृषण क्या करता है, शुक्राणु उत्पादन करता है और वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। फिर इससे वृषण से ही देखो शुक्रवाहिका जारी है, ये शुक्रवाणुओं को लेके जाता है। और यहाँ देखो शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि है। इससे ऊपर देखो मूत्राशय है, मूत्राशय से भी मूत्रवाहिनी निकली हुई है। और ये शुक्रवाहिका है, ये दोनों का रास्ता एक हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रास्ता हो गया है और इसलिए यहाँ पर मूत्र भी और शुक्राणु भी इस एक रास्ते द्वारा, शीशन द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा देखो बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी वृषण का निकलने का, यानी शुक्राणु निकलने का और मूत्र निकलने का रास्ता एक ही होता है। तो ये मूत्र नलिका दिखा रखी है। अब ये देखिए, नर जनन तंत्र में क्या होता है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। अब जनन कोशिका क्या होती है, जनन कोशिका होती है शुक्राणु। और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग वो क्या होते हैं, शुक्रवाहिका है, शिशन, ये सारे दोनों सब मिलकर क्या है, नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका को, शुक्राणु को उत्पन्न करने वाले और शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों को क्या कहें, उन अंगों किसका निर्माण करते हैं, ये अंग नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब नर जनन कोशिका जैसे शुक्राणु होती है, इसका निर्माण जैसे अभी बता दिया वृषण में होता है। और वृषण, ये क्वेश्चन बार बार आया है कि ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। तो ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ भी इसका आंसर देखो, शुक्राणु उत्पादन के लिए हमें पता है आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यानी कि शुक्राणु उत्पादन के लिए अपने शरीर का ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके तापमान, शुक्राणु को बनने के लिए 37 डिग्री से कम तापमान चाहिए और वो वृषण कोश का के अंदर ही मिलेगा। तो इसलिए उदर गुहा से बाहर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन में और उसमें वृषण की भूमिका होती है। हार्मोन का उत्पादन होता है और जो शुक्राणु उत्पादन भी करेगा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और श्रवण भी, यानी वहाँ पर बनता भी है और वहाँ से निकलता भी है। तो दोनों में ही वृषण की भूमिका होती है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अलावा अब ये हमें पता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण तो करता ही है। और जो लड़कों में यौवनारंभ के समय जो लक्षण होते हैं उनका नियंत्रण भी ये करता है। यानी अब यहाँ हार्मोनों के काम दे दिए हैं, टेस्टोस्टेरोन के कार्य दे दिए हैं। तो शुक्राणु उत्पादन का निर्माण करता है, दूसरा किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित भी करता है। अब इस शुक्राणु उत्पादित शुक्राणु यानी वृषण में शुक्राणु बन गए हैं, उनको अब मोचन करना है, यानी वहाँ से निकालना है। तो वो किस द्वारा होता है, शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। अब ये शुक्रवाहिकाएँ जो होती हैं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर, देखो यहाँ बताया था, ये मूत्राशय से मूत्रवाहिनी आ रही है और ये शुक्रवाहिका आ रही है, जहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि ये दिखा रखी है। यहाँ पर एक मार्ग बन गया है। तो यहाँ पर दोनों के प्रवाह का एक उभय मार्ग है, दोनों मिलकर एक नली बनाती हैं और ये उभय मार्ग है, इन दोनों से ही जाएंगी ये। तो प्रोस्टेट और शुक्राशय जो है अपने स्राव शुक्रवाहिका में डाल देते हैं। ये देखो दिखा रखे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और ये हमारी शुक्राशय ग्रंथि दिखा रखे हैं। ये अपना सिक्रेशन जो है इस शुक्रवाहिका में डालते हैं। इससे क्या हो जाता है, यहाँ इसका माध्यम तरल हो जाता है और तरल माध्यम है शुक्राणु के लिए सहायता करता है ताकि वो आसानी से आगे जा सके।
तो और दूसरा इसका जो स्राव है दोनों ग्रंथियों का, ये शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु होता क्या है, छोटी छोटी संरचनाएं होती है, सूक्ष्म, यानी कि हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म दर्शी से ही दिखाई देगा। और ये आनुवांशिक, इसमें बहुत आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए वगैरह होते हैं। और ये इसमें एक लंबी पूंछ भी होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर यानी अंडाणु की ओर तैरने में सहायता करती है। तो ये हमारा नर जनन तंत्र है। ये क्वेश्चन हो गया है। तो ये हमारा 29वां क्वेश्चन 6 नंबर का कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 29वें के, या तो आप वो पार्ट कर सकते हो या फिर ये पार्ट कर सकते हो। दो भागों में अथवा में दे रखा है। अब अथवा में ये दो भाग दे रखे हैं। तो मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, जो मनुष्य में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से रक्त द्वारा होता है। रक्त लेके आता है, लेके जाता है इनको। और रक्त जो है, रक्त में जो होते हैं उसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। और उन लाल रुधिर कणिकाओं में एक श्वसन वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो शरीर के सभी विभिन्न भागों तक रक्त उसको पहुंचा देता है, यानी वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जाती है ऑक्सीजन। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बता रखा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल में अधिक घुल जाती है, तो वो ज़्यादा उसका जो परिवहन होता है वो विलय अवस्था में होता है, वो घुल कर ही जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो कुपिका कोश में होता है, जो फेफड़ों में होते हैं कुपिका कोश में वहाँ। और दूसरा है ऊतकों में होता है। कुपिका में क्या होते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कर जाएगी और रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रुधिर में आ जाती है और ऑक्सीजन है, जो रुधिर में ऑक्सीजन होती है वो ऊतकों में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से इनका आदान परिवहन होता है। तो आप ये लिख सकते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका दूसरा भाग है। इसमें यौनावरण के समय लड़कों और लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं दोनों में सेम होते हैं। जैसे कि काख में जांघों के मध्य जो जननांगी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाल आ जाते हैं और उनका रंग गहरा भी हो जाता है। पैर, हाथ और चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा जो होती है ऑयली हो जाती है, तैलीय हो जाती है और मुँह से भी निकल आते हैं यौनारंभ के समय। और वो दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। लड़कियों में है ये तो दोनों लड़के और लड़कियों में होते हैं। जो मेन लड़कियों में होते हैं वो होते हैं उनके स्तन के आकार में वृद्धि होने लगते हैं और कमर पतली हो जाती है, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। स्तनागर की त्वचा का रंग गहरा होने लग जाता है और इस समय जो है लड़कियों में रजोधर्म भी शुरू हो जाता है। लड़कों में क्या होते हैं, जो लड़कियों से अलग होते हैं, वो लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है और उनकी आवाज़ भी फटने लगती है। दिवास्पन या रात्रि में जब होते हैं तो उनका शीशन जो होता है वो विवर्धन के कारण, साइज बड़ा होने के कारण उग्र हो जाता है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है बच्चों, और आप इसको अच्छे से ध्यान से करना, देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है साइंस पार्क 37। और अगली वीडियो देखने के लिए आप इसको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। और थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।